हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये हमारे पाईटॉर्च प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 12 होने वाला है। और आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफ़र लर्निंग यूजिंग पाईटॉर्च। ठीक है। तो वीडियो में क्या कवर होने वाला है उसका मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। सो पिछले 5-6 वीडियोस से हम लोग पाईटॉर्च को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास एक डेटा सेट है, बहुत ही फेमस फैशन एमनेस्ट डेटा सेट। एमनेस्ट डेटा सेट का भाई है। और हम इस डेटा सेट के ऊपर अलग अलग डीप लर्निंग मॉडल्स चला करके बेस्ट एक्यूरेसी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इस डेटा सेट के ऊपर एएनएन लगाया था, एएनएन को इम्प्रूव किया था, उसके ऊपर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की थी और फाइनली काफ़ी मेहनत करके हम 90% एक्यूरेसी तक पहुंच पाए थे। उसके बाद हमने इसके ऊपर CNN लगाया लास्ट वीडियो में। और CNN लगाते ही, एक बहुत बेसिक CNN लगाते ही, हमारी जो एक्यूरेसी थी वो 92.6 तक पहुंच गई थी। ठीक है। फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा CNN थोड़ा सा ओवरफिट कर रहा है और थोड़ा सा स्कोप है इस मॉडल को और इम्प्रूव करने का। मैंने एक नोटबुक बनाया है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा, जहाँ पर मैंने पिछले वाले वीडियो में जो कोड मैंने लिखा था उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया है। किस सेंस में? यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओवरफिटिंग रिड्यूस करने के लिए एक दो कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं, जैसे कि डेटा ऑग्यूमेंटेशन का कॉन्सेप्ट। और उसके अलावा थोड़ा ड्रॉप आउट वगैरह मैंने अपने आर्किटेक्चर में इंट्रोड्यूस किया। और उसके अलावा मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की कि मैंने अपने इस पूरे कोड को ऑप्ट्यूना में लिखा है, सो दैट मैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग परफॉर्म कर पाऊँ। और ये करने के बाद जब इस कोड को मैंने चलाया फॉर 50 ट्रायल्स, तो आई वॉज एबल टू गेट एक्यूरेसी ऑफ समवेयर अराउंड 93.1। ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत करता या शायद थोड़े और ट्रायल्स के लिए चलाता तो ये शायद 93.5 तक जा सकता था। बट अगेन टाइम नहीं मिल पाया। सो व्हाट आई विल डू इज़, ये कोड जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और फिर आप इस कोड को थोड़ा अपने लेवल पे समझना और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना। और यू नेवर नो, आपको थोड़ी और बेटर एक्यूरेसी मिल सकती है। ठीक है। तो 93.1 इज़ आर करेंट स्टेटस और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ। तो इसलिए अब हम एक कंप्लीटली नया टेक्निक यूज़ करने वाले हैं आज की वीडियो में, जहाँ पर हम एक प्री ट्रेन्ड मॉडल को यूज़ करेंगे। प्री ट्रेन्ड मॉडल का मतलब होता है एक ऐसा मॉडल जो ऑलरेडी किसी और डेटा सेट पे ट्रेंड है। ठीक है। और इस प्री ट्रेन्ड मॉडल को हम लोग हमारे डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को बाय द वे ट्रांसफर लर्निंग बोला जाता है। तो मैं जो मॉडल यूज़ करने वाला हूँ, जो प्री ट्रेन्ड मॉडल यूज़ करने वाला हूँ आज की क्लास में, उसका नाम है VGG 16। बहुत ही फेमस प्री ट्रेन्ड मॉडल है कंप्यूटर विजन के डोमेन में। हम इस मॉडल को यूज़ करेंगे हमारे डेटा सेट के ऊपर। और सिंस मैंने कोड ऑलरेडी चला रखा है पहले से, तो मुझे पता है, मैंने सिर्फ 10 ईपॉक्स चलाया था पूरे के पूरे मॉडल को ट्रेन करने के लिए। एंड स्टिल आई वॉज गेटिंग एन एक्यूरेसी ऑफ समवेयर अराउंड 94। तो अगर और ज़्यादा ईपॉक्स के लिए आप चला के देखो तो देर इज़ अ चांस कि आप इससे भी बेटर एक्यूरेसी निकाल पाओ। ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट ट्रांसफ़र लर्निंग, क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, क्या फ़ायदे हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बार जब आप ये समझ जाओगे उसके बाद हम कोड लिखने उतर जाएंगे, जहाँ पे हम VGG 16 मॉडल को लेंगे और उसको हमारे डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करेंगे। ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्लान ऑफ एक्शन समझ में आ गया। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो गाइस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफ़र लर्निंग होता क्या है। यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है और ये डेफिनेशन काफ़ी अच्छे से आपको समझा देगी कि ट्रांसफ़र लर्निंग क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र लर्निंग इज़ अ मशीन लर्निंग टेक्निक वेयर अ मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन वन टास्क एंड इज रीयूज्ड फॉर अ डिफरेंट बट रिलेटेड टास्क। ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है ट्रांसफ़र लर्निंग का। मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो अगर आप डीप लर्निंग की बात करो
डीप लर्निंग इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी और इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। बट डीप लर्निंग में दो फंडामेंटल डिसएडवांटेजेस हैं या फिर फ्लॉज हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज या फ्लॉ ये है कि डीप लर्निंग मॉडल्स आर डेटा हंग्री, विच मीन्स कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा रिजल्ट्स अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है। कम डेटा सेट पे डीप लर्निंग मॉडल्स का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज कि डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करना कॉस्टली होता है। वाई? बिकॉज डीप लर्निंग मॉडल्स को चलाने के लिए आपको चाहिए होता है ग्राफिक्स कार्ड, और ग्राफिक्स कार्ड इज अ कॉस्टली कमोडिटी। ठीक है। अब अगर आप सोच के देखो तो हर किसी के पास ना तो बहुत सारा डेटा होता है, ना उनके पास बहुत सॉलिड हार्डवेयर होता है, विच मीन्स हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है डीप लर्निंग को यूज करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाना अपने प्रॉब्लम के ऊपर। तो यहीं पर ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट आता है और बहुत हेल्प करता है। सो ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास एक मॉडल होता है, एक डीप लर्निंग मॉडल होता है जिसको आप ऑलरेडी एक बहुत ह्यूज डेटा सेट के ऊपर ट्रेन कर चुके होते हो, विच मीन्स डेटा का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गया, और सेकेंड हार्डवेयर वाला रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गया बिकॉज मॉडल ऑलरेडी ट्रेंड है। अब आप इस ट्रेंड मॉडल को उठाते हो और उसको आप एक स्मॉल डेटा सेट के ऊपर दोबारा ट्रेन करते हो। ठीक है। अब इस प्रोसेस में फायदा क्या हुआ कि आपका ये जो मॉडल है ये ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुका है बड़े वाले डेटा सेट से, और वहां पे उसने जो सीखा है उसको वो अप्लाई करता है छोटे वाले डेटा सेट के ऊपर। जिसकी वजह से क्या फायदा होता है कि छोटे वाले डेटा सेट के ऊपर भी हमारे मॉडल का जो रिजल्ट होता है वो बहुत बढ़िया होता है। और यही होता है ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट। इसको अगर मैं आपको एक डे टू डे एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपके पास दो लोग हैं, पर्सन ए पर्सन बी। पर्सन ए ने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, पर्सन बी ने साइकिल चलाना नहीं सीखा कभी भी। अब सिनेरियो ये है कि हम इन दोनों लोगों को बाइक चलाना सिखाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा बंदा बाइक चलाना पहले सीखेगा? आई गेस आपको आंसर पता है। जिस बंदे ने बचपन में साइकिल चलाना सीख लिया है उसके लिए बाइक चलाना थोड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग ऑलरेडी जो बाइक चलाने वाला काम है, आई एम सॉरी, साइकिल चलाने वाला जो काम है उसको कंप्लीट कर चुका है। तो वहां पे उसने जो जो सीखा, जैसे साइकिल को बैलेंस कैसे किया जाता है, या फिर रोड पे फोकस कैसे किया जाता है, या मल्टीपल चीज़ों को साथ में हैंडल कैसे किया जाता है, ये सब कुछ उसके दिमाग ने बचपन में ही सीख लिया। अब जब उसको बाइक चलाने दिया गया तो बाइक चलाना इज अ डिफरेंट बट रिलेटेड टास्क। तो उसने बचपन में जो साइकिल चलाने में सीखा था उस नॉलेज को, उस लर्निंग को उसने बाइक चलाने वाले टास्क में अप्लाई कर दिया। वेयर एज वो बंदा जिसने कभी साइकिल भी नहीं चलाई, उसके लिए बाइक चलाना इज अ कंप्लीटली न्यू टास्क जहां पे उसका दिमाग पूरा स्क्रैच से ट्रेन हो रहा है, एंड दैट इज वाई उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट डीप लर्निंग में यूज होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर लर्निंग। आई रियली होप मैं आपको समझा पाया कि ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफर लर्निंग स्टेप बाय स्टेप करवाई कैसे जाती है। बेसिकली दो स्टेप्स का प्रोसेस होता है ट्रांसफर लर्निंग। फर्स्ट स्टेप को बोला जाता है प्री ट्रेनिंग। सो प्री ट्रेनिंग में आप क्या करते हो, आप एक मॉडल को उठाते हो और उसको एक बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करते हो। जैसे एक एग्जांपल है इमेजनेट डेटा सेट। इमेजनेट डेटा सेट में अराउंड 1.4 मिलियन इमेजेस हैं ऑफ डे टू डे ऑब्जेक्ट्स। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा सेट है। इसके ऊपर जब आप किसी मॉडल को ट्रेन करोगे तो वो काफ़ी कुछ समझ जाएगा कि चीज़ें दिखती कैसे हैं। ठीक है। एक बार जब आप अपने मॉडल को प्री ट्रेन कर लेते हो उसके बाद आपका मॉडल रेडी हो जाता है किसी नए टास्क पे काम करने के लिए, और यहीं पर आता है सेकंड स्टेज जहां पे आप फाइन ट्यूनिंग करते हो अपने मॉडल की ऑन अ कंप्लीटली न्यू टास्क। यहां पे आप क्या करते हो, एक छोटा रिलेटेड डेटा सेट उठाते हो और उस डेटा सेट के ऊपर आप अपने मॉडल को दोबारा से ट्रेन करते हो। ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि जो मॉडल ने बड़े वाले डेटा सेट से सीखा है उसको अप्लाई करता है छोटे वाले डेटा सेट पे, और आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंप्रूव कर जाता है। तो दिस इज हाउ ट्रांसफर लर्निंग वर्क्स इन अ नटशेल।
अब अगर आपको थोड़ा और डिटेल में समझना है ट्रांसफर लर्निंग के बारे में, तो आप मेरा 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करो। वहां पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है अराउंड ट्रांसफर लर्निंग। आप प्लीज़ वो वीडियो देखो अगर आपने पहले कभी ट्रांसफर लर्निंग नहीं पढ़ा है। ट्रस्ट मी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्यों है। अब एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ट्रांसफर लर्निंग काम कैसे करता है। होता क्या है कि ट्रांसफर लर्निंग में दो स्टेजेस में काम होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सबसे पहले आपके पास ट्रांसफर लर्निंग में एक मॉडल होता है। लेट्स से एक सीएनएन है आपके पास। ठीक है, सीएनएन है मतलब उसके अंदर कॉन्वोल्यूशन लेयर, पूलिंग लेयर और फिर लास्ट में फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं। अब आप क्या करते हो कि आप इस पूरे के पूरे सीएनएन को उठाते हो और इसको एक लार्ज डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करते हो। ठीक है, और आप सारे लेयर्स को यूटिलाइज करते हो इस ट्रेनिंग में। मतलब इन सारे लेयर्स में जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज अपडेट होती हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्री ट्रेनिंग। उसके बाद जब एक बार हमारा मॉडल प्री ट्रेन हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक सेकेंड स्मॉल डेटा सेट लेते हैं और उसके बाद हम इस मॉडल को, हमारे सीएनएन को, इस छोटे डेटा सेट के ऊपर भी ट्रेन कराते हैं। बट इस बार एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि आप इस बार पूरे के पूरे इस मॉडल को ट्रेन नहीं करा करके लास्ट के कुछ लेयर्स को बस ट्रेन कराते हो। जैसे कि ये फुली कनेक्टेड वाला जो पूरा पार्ट है, आप इसको दोबारा से ट्रेन कराते हो। बट ये जो पूरा का पूरा कॉन्वोल्यूशन वाला पार्ट है, इसको आप फ्रीज कर देते हो। फ्रीज करने का मतलब है यहां पे कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, यहां पे कोई लर्निंग नहीं हो रही है, यहां के कोई भी पैरामीटर्स की वैल्यूज अपडेट नहीं हो रही है। हुआ क्या कि ये जो बाद वाले लेयर्स हैं उनकी वैल्यूज अपडेट होती हैं बेस्ड ऑन दिस स्मॉल डेटा सेट। दिस इज हाउ यू परफॉर्म ट्रांसफर लर्निंग। मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। स्टेज वन में प्री ट्रेनिंग के टाइम आप बड़े डेटा सेट के ऊपर अपने कंप्लीट मॉडल को ट्रेन करते हो। ठीक है, और सेकेंड स्टेज जहां पे आप फाइन ट्यूनिंग परफॉर्म करते हो, वहां पे आप सिर्फ लास्ट के कुछ लेयर्स को उठाते हो और उनके ऊपर ट्रेनिंग परफॉर्म करते हो। शुरू वाले लेयर्स को आप फ्रीज कर देते हो सो दैट जो आपने ओरिजिनली बड़े डेटा सेट में सीखा था वो आप भूल ना जाओ, मिस ना हो जाए इसलिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि ये टेक्निक काम क्यों कर रहा है, मतलब रीजनिंग क्या है शुरू वाले लेयर्स को फ्रीज करने का और लास्ट वाले लेयर्स को दोबारा से ट्रेन करने का। तो इसका आंसर छुपा हुआ है इस चीज़ में कि सीएनएन्स में लर्निंग होती कैसे है। अगर आपने मेरे 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग में सीएनएन वाला पार्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये समझाया था कि सीएनएन्स इस तरीके से बने हुए हैं कि जब आप इसको किसी डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करते हो तो आपके जो शुरू वाले लेयर्स हैं, ये जो शुरू वाले लेयर्स हैं, शुरू वाले कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं, ये आपके इमेजेस के अंदर के एजेस को डिटेक्ट करना सीखते हैं। वर्टिकल एजेस, हॉरिजॉन्टल एजेस, स्लैंट एजेस, उनको डिटेक्ट करना सीखते हैं। फिर आपके जो बीच वाले कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स सीखते हैं, जैसे कि शेप्स को डिटेक्ट करना, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, इस तरह की चीज़ें डिटेक्ट करना सीखते हैं। और फिर जो आपका फाइनल लास्ट लेयर है वो आपके और कॉम्प्लेक्स पैटर्न सच एज ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना सीखता है, जैसे कि आपके इमेज में कैट है या डॉग है, ये डिटेक्ट करना सीखते हैं। तो दैट इज वाई आप ट्रांसफर लर्निंग में क्या कर रहे हो कि सबसे पहले एक बड़े डेटा सेट के ऊपर पूरे मॉडल को ट्रेन कर रहे हो। इसका मतलब आपके शुरू वाले कॉन्वोल्यूशन लेयर्स बहुत अच्छे से एजेस डिटेक्ट करना सीख गए हैं, बीच वाले लेयर्स शेप्स डिटेक्ट करना सीख गए हैं। ठीक है, अब सोच के देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ का आप फोटो जब निकालोगे तो वो फोटोज बनती किस चीज से है? बेसिक एजेस एंड शेप से ही मिलके बनती है। तो दैट इज वाई ये जो अर्ली लेयर्स में जो नॉलेज है वो काइंड ऑफ रीयूजेबल है। उसको आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो। दैट इज वाई यहाँ पे जो नॉलेज है इसको हम फ्रीज कर देते हैं, यहाँ पे हम दोबारा ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं करते, बिकॉज ये ऑलरेडी हमने बहुत बड़े डेटा सेट से सीख लिया है, मतलब हमें अच्छे से आता है। और जो हमने नहीं सीखा है वो है नए डेटा सेट में चीज़ों को क्लासिफाई करना कि वो डॉग है या कैट है। एंड दैट इज वाई वो क्लासिफिकेशन सिंस लेटर लेयर्स में हो रहा है,
तो हम लेटर लेयर्स को दोबारा से रीट्रेन कर रहे हैं। तो दैट इज वाई दिस एंटायर थिंग वर्क्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो नाउ दैट वी नो ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है, क्यों यूज करना चाहिए, परफॉर्म कैसे किया जाता है ट्रांसफर लर्निंग, और ट्रांसफर लर्निंग काम क्यों करता है, नाउ लेट्स डिस्कस आवर वर्कफ्लो। हम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम ट्रांसफर लर्निंग को एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं उसका नाम है VGG16। ये एक बहुत ही फेमस CNN आर्किटेक्चर है, और ये ट्रेन हुआ है इमेजनेट डेटा सेट के ऊपर, विच इज़ अगेन अ वेरी फेमस डेटा सेट, बहुत बड़ा डेटा सेट है ऑफ अराउंड 1.4 मिलियन इमेजेस। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्री ट्रेन्ड मॉडल को यूज़ करेंगे ऑन आवर फैशन एमनिस्ट डेटा सेट फाइन ट्यूनिंग करने के लिए। सो हमारा प्रोसेस ये रहने वाला है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आर्किटेक्चर कैसा है। यू कैन सी जस्ट लाइक एनी अदर CNN, इसका आर्किटेक्चर भी सिमिलर ही है। शुरू में यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन प्लस पूलिंग लेयर्स हैं, और फिर लास्ट में आपके फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं। तो यहाँ पे भी आप पूरे आर्किटेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये वाला पार्ट कहलाता है फीचर एक्सट्रैक्शन, और ये वाला पार्ट कहलाता है क्लासीफायर। तो हमारा ये स्ट्रैटेजी रहने वाला है कि हम सबसे पहले इस पूरे मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो पाईटॉर्च में एक लाइब्रेरी है टॉर्च विजन बोल के, वहाँ पर इस तरह के सारे मॉडल्स, प्री ट्रेन्ड मॉडल्स आपको मिलते हैं। वहाँ से हम इस VGG16 मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ये जो क्लासीफायर वाला पार्ट है इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसका एक रीज़न ये है, इसको रिमूव करने का रीज़न ये है कि जो आपका इमेजनेट डेटा सेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्लासेस थी आपके डेटा में वो 1000 थी। इट वॉज अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, बट वहाँ पे 1000 क्लासेस थी। हमारे डेटा सेट में सिर्फ 10 क्लासेस हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे के पूरे क्लासीफायर पार्ट को उड़ा देंगे, और उसके बदले हम अपना खुद का क्लासीफायर यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसमें लास्ट में 10 क्लासेस के ऊपर हम ट्रेनिंग कराएंगे। ठीक है, तो यही हमें करना है पूरे के पूरे इस फ्लो में। VGG16 को इंपोर्ट करना है, उसका क्लासीफायर वाला पार्ट हटा देना है, वहाँ पे अपना वाला क्लासीफायर वाला पार्ट लगा देना है, और आपका ये जो फीचर एक्सट्रैक्शन वाला पूरा पार्ट है इनके वेट्स को हमें फ्रीज कर देना है, और फिर हमें प्री ट्रेनिंग परफॉर्म कर देनी है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो फर्स्ट स्टेप है कि आप मॉडल को इंपोर्ट करोगे। सेकंड, आप डिटैच कर दोगे क्लासीफायर वाला पार्ट। उसके बाद स्टेप 3 में आप अटैच कर दोगे अपना क्लासीफायर। स्टेप 4 में आप फ्रीज कर दोगे फीचर एक्सट्रैक्शन वाले लेयर को, सो दैट वहाँ पे कोई ट्रेनिंग ना हो। और फिफ्थ में आप मॉडल को ट्रेन करोगे अपने डेटा के ऊपर। ये 5 स्टेप्स में हमें पूरा का पूरा काम करना है। ठीक है, बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो VGG16 मॉडल ट्रेन हुआ है इमेजनेट के ऊपर, ये इमेजनेट डेटा सेट कलर्ड डेटा सेट है, और हमारे पास जो फैशन एमनिस्ट डेटा सेट है वो एक ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड वाइट डेटा सेट है। तो हमें थोड़ा सा हमारे डेटा को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी हम हमारे इमेजेस को इस मॉडल में भेज पाएंगे। तो कुछ डेटा प्रिपरेशन चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। इनफैक्ट अगर आप इस मॉडल के डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हो तो वहाँ पे बहुत क्लियरली इन लोगों ने लिख रखा है कि किस तरह का इमेज ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो दे आर एक्सपेक्टिंग अ PIL इमेज, पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी के फॉर्मेट में इनको इमेज चाहिए जो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो, बैच चैनल हाइट विड्थ के फॉर्मेट में। उसके बाद क्या कर रहे हो कि आप उसको रीसाइज करोगे 256 बाई 256 में। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको क्रॉप करोगे, सेंटर का 224 पिक्सल्स निकालोगे,
और फिर उसको स्केल करोगे सारी की सारी पिक्सल वैल्यूज़ को 0 से 1 के बीच में, और फाइनली आप उसको नॉर्मलाइज करोगे विद दीज मीन वैल्यूज़ एंड दीज स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज़। सो बेसिकली सिंपल फंडा ये है, मैं अभी थोड़ी देर में वैसे समझाऊंगा अच्छे से। हमारा जो अभी डेटा फॉर्मेट है उसमें हमें काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन करना है इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट इमेज फॉर्मेट। बिकॉज अगर करेक्ट इमेज फॉर्मेट में आप लेके नहीं आते अपने डेटा को, तो ये वाला मॉडल आपके डेटा को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने हैं हमारे डेटा सेट के ऊपर, सो दैट वो इस मॉडल के साथ कंपैटिबल हो जाए। तो चलो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं अपने डेटा सेट के ऊपर, सो दैट आप सही फॉर्मेट में लेकर आ पाओ उसको। सो इस पॉइंट पे हमारा जो एक इमेज है वो ऐसा दिखाई देता है। हमारा जो इमेज है वो टेबुलर फॉर्मेट में है अभी। मतलब हमारे पास हर इमेज एक 1,784 डेटा के फॉर्मेट में है। हमें इसमें मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये करना है कि हमें इसको रीशेप करना है 28 बाई 28 के शेप में। इससे क्या होगा कि ये जो अभी 1D है उससे 2D में आ जाएगा। ठीक है, एक इमेज बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो 2D मैट्रिक्स है, इसको आप मैट्रिक्स बुला सकते हो, आपको इस मैट्रिक्स का डेटा टाइप चेंज करना है। आपको इसका डेटा टाइप बनाना है np.uint8। ये आपको इसलिए बनाना है बिकॉज थोड़ी देर बाद आपको इस मैट्रिक्स को PIL इमेज में कन्वर्ट करना है। और PIL इमेज को चाहिए होता है कि उसको जो मैट्रिक्स इनपुट में दिया जाए उसका डेटा फॉर्मेट ये हो, डेटा टाइप ये हो। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 इज रीशेपिंग। स्टेप नंबर 2 इज कि आप उसका डेटा टाइप चेंज कर दो। स्टेप नंबर 3 है कि आप इसको 1D से 3D में कन्वर्ट करो। सो अभी इसका शेप है 1,28,28। आप इसको कन्वर्ट करके बना दोगे 3,28,28। ठीक है, एक बार जैसे ही आपका ये टेंसर बन गया, अब आप इस टेंसर को PIL इमेज में कन्वर्ट कर दोगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज आपका डेटा टाइप np.uint8 है। ठीक है, तो PIL इमेज आ गया। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि आप इट एक्सेप्ट्स, आपका मॉडल एक्सेप्ट्स अ PIL इमेज। अब बस इसके ऊपर हमें 3-4 ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये करना है कि हमारे पास जो PIL इमेज आ गया है, हमें इसको रीसाइज करना है टू 256,256, या फिर आप बोल सकते हो 3,256,256, बिकॉज यहाँ पे जो PIL इमेज है इसका शेप है 3,28,28। ठीक है, एक बार रिसाइज करने के बाद आप इसको सेंटर क्रॉप करोगे। मतलब इसके सेंटर से आप 3,224,224 बनाओगे इस इमेज को। उसके बाद सेवेंथ स्टेप में आप क्या करोगे कि आप इसको एक पाईटॉर्च टेंसर में कन्वर्ट करोगे, और इसी स्टेप में आप इसको स्केल कर दोगे। मतलब इस पूरे इमेज के अंदर जितने भी पिक्सल्स हैं वो 0 से 1 के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, और फाइनली स्टेप नंबर 8 में आप अपने डेटा को नॉर्मलाइज करोगे। और नॉर्मलाइज करने के लिए आप ये मीन वैल्यूज़ लोगे और ये स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज़ लोगे। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके पास इस पॉइंट पे एक इमेज है जिसमें 3 चैनल्स हैं, राइट, RGB। और जो शेप है वो है 224,224। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने हर चैनल को सेपरेटली नॉर्मलाइज करना है। मतलब हर चैनल के हर पिक्सल को आप उठाओगे, लेट्स से वो पिक्सल है P, उसमें से आप उस पर्टिकुलर चैनल के मीन को सब्ट्रैक्ट करोगे और उस पर्टिकुलर चैनल के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करोगे। जैसे हमारे इमेज नेट वाले डेटा में जो सारे इमेजेस का रेड चैनल था उसका मीन था 0.485, और सारे के सारे इमेजेस का जो रेड चैनल था उसका स्टैंडर्ड डेविएशन था 0.229। दैट इज़ वाई आप अपने इमेज के रेड वाले चैनल के हर पिक्सल वैल्यू को नॉर्मलाइज करने के लिए ये वाला म्यू और ये वाला सिग्मा यूज़ करोगे। ठीक है, और ऐसा आप ब्लू चैनल के लिए भी करोगे, ग्रीन चैनल के लिए भी करोगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आपको करने हैं। एक बार मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ। सबसे पहले आप उसको रीशेप कर रहे हो
28 by 28 में लेके आ रहे हो, अभी भी आपका इमेज ब्लैक एंड वाइट है। स्टेप 2 में आप डेटा टाइप चेंज कर रहे हो बिकॉज आपको PIL इमेज जनरेट करना है। स्टेप 3 में आप अपने 1D इमेज को 3D में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके इमेज का साइज हो गया 3,28,28। उसके बाद यहाँ पे आप उसको एक PIL इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हो। उसके बाद आप चार ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हो। फर्स्ट, रीशेपिंग। सेकंड, क्रॉपिंग। थर्ड, आप उसको टेंसर में कन्वर्ट कर रहे हो। फोर्थ, उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन ऑपरेशन लगा रहे हो यूजिंग दीज मीन वैल्यूज एंड दीज स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज। ठीक है। तो ये सारा काम हमें कोड के थ्रू करना है। अभी सुनने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बट डोंट वरी, पाईटॉर्च में ये सारा काम करना काफ़ी आसान है। तो मैं आपको स्क्रैच से कोड लिख के दिखाता हूँ। सो गाइज, हम लोग अपना पुराना ही कोड यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में लिखा था, और उसी कोड को हम लोग इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये सारे सेल्स चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक सीड वैल्यू सेट कर रहे हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए। यहाँ पे हम अपना डिवाइस सेट कर रहे हैं कूडा, और यहाँ पे हम अपना डेटा सेट लोड कर रहे हैं फैशन एमनेस्ट वाला। हमारे डेटा सेट का शेप है 60,000,785। ये कोड हमने लिखा था सो दैट हम शुरू के कुछ इमेजेस को विजुलाइज कर पाएँ। यहाँ पर हम अपने एक्स और वाई को अलग अलग कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये वाला स्टेप हम लोग नहीं करेंगे जहाँ पे हम अपने पूरे डेटा को 255 से डिवाइड कर रहे थे स्केलिंग करने के लिए। ये काम अब हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर करेंगे। ठीक है। और ये कोड भी हमें रीराइट करना है अब। तो देखो हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले यहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन करने हैं। ठीक है। कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस? प्रिसाइजली चार ट्रांसफॉर्मेशंस जो हमें यहाँ पे बताए गए हैं, ये वाले: रीसाइज ऑपरेशन, सेंटर क्रॉप, टेंसर में कन्वर्जन, एंड फाइनली नॉर्मलाइज करना। हमें ये चार ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे डिफाइन करने हैं। अब अच्छी बात क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस हमें मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। पाईटॉर्च में एक लाइब्रेरी आती है टॉर्च विजन बोल के, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने खुद के डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन कर सकते हो। और लाइब्रेरी में बहुत तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस ऑलरेडी सपोर्टेड है। तो हम टॉर्च विजन का ट्रांसफॉर्म्स फंक्शनैलिटी को यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है फ्रॉम टॉर्च विजन डॉट ट्रांसफॉर्म्स इंपोर्ट ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना खुद का ट्रांसफॉर्म बनाएंगे कस्टम ट्रांसफॉर्म बोल के। और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे कंपोज बोल करके एक फंक्शन होता है, उसको हम लोग कॉल करेंगे। ये जो कंपोज है, इसके अंदर आप कितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस एक साथ भेज सकते हो। सो हमें चार ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, हम चारों को यहाँ पे एक साथ भेजेंगे इनसाइड अ लिस्ट। ठीक है। हमारा सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है रीसाइज ऑपरेशन। तो हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म्स डॉट, अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस अवेलेबल है, हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है रीसाइज। रीसाइज के अंदर आप बताओगे कि आपको क्या साइज में रीसाइज करना है। तो हम रीसाइज कर रहे हैं 256, हमें जो भी PIL इमेज मिलेगा हम उसको 256 by 256 में रीसाइज कर रहे हैं। और ये रीसाइज ऑपरेशन के लिए हम अ, जो इंटरपोलेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है इंटरपोलेशन मोड डॉट बाई लीनियर। यहाँ पे भी देखो एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। यहाँ पे इंटरपोलेशन टेक्निक जो हमें यूज़ करनी है वो ये है। अब अच्छी बात क्या है कि ये डिफ़ॉल्ट टेक्निक है, ये अपने आप अप्लाई हो जाएगी, हमें एक्सप्लिसिटली लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सो हमने ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन बना लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, क्रॉपिंग करनी है। तो उसके लिए भी ट्रांसफॉर्म्स के अंदर एक ट्रांसफॉर्म अवेलेबल है, इसका नाम होता है सेंटर क्रॉप। सेंटर क्रॉप के अंदर आपको बस ये बताना है कि किस साइज़ में आपको क्रॉपिंग करनी है सेंटर में। तो हमें 224 का साइज़ चाहिए, 224 by 224 सेंटर पे। ये हो गया हमारा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन।
थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमें इसको टेंसर में कन्वर्ट करना है। तो ये भी बहुत आसान है। ट्रांसफॉर्म्स के अंदर आपके पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है टू टेंसर। टू टेंसर ये ऑटोमेटिकली दो काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी को कन्वर्ट कर देगा इनटू अ पाईटॉर्च टेंसर, और सेकंड उसकी सारी पिक्सल वैल्यूज़ को स्केल कर देगा बिटवीन 0 से 1 जो हमें चाहिए। और फाइनली हमें जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है वो है नॉर्मलाइजेशन ऑपरेशन। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होता है नॉर्मलाइज। इसमें बस आपको बता देना है कि आपका मीन क्या रहेगा। तो हमारा मीन रहेगा जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो वन इज़ फॉर रेड चैनल, सेकेंड इज़ फॉर जी चैनल एज इन ग्रीन चैनल, एंड थर्ड इज़ फॉर ब्लू चैनल। और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ भी हम यहाँ से उठा लेते हैं। कॉपी पेस्ट। ठीक है। और ये गाइस हमने डिफाइन कर लिया हमारे सारे ट्रांसफॉर्म्स। माइंड यू अभी हमने अप्लाई नहीं किए हैं ये ट्रांसफॉर्म्स, अभी हमने बस डिफाइन किए हैं। इनको हमें अप्लाई करना है, और वो अप्लाई हम करेंगे जब हम ये क्लास लिखेंगे। ठीक है। तो इस क्लास को मैं स्क्रैच से दोबारा से लिखूंगा ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इंपोर्ट्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको फ्रॉम पी आई एल यू वुड लाइक टू इम्पोर्ट इमेज। हमें हमारे डेटा को कन्वर्ट करना है इनटू पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी का इमेज। सेकंड हमें चाहिए है numpy। सो इम्पोर्ट numpy एज np हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये क्लास लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। तो हमारे क्लास का नाम पहले की तरह क्या है, कस्टम डेटा सेट। और ये इंपोर्ट हो रही है, ये इनहेरिट कर रही है डेटा सेट क्लास से। ये सब मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। अब यहाँ पे आपको तीन मेथड्स डिफाइन करने हैं। फर्स्ट आपका कंस्ट्रक्टर, सेकंड आपको आपके पास एक लेंथ मैजिक मेथड होना चाहिए, और थर्ड आपके पास एक गेट आइटम मैजिक मेथड होना चाहिए जो आपके डेटा सेट के अंदर से एक आइटम निकाल के आपको देगा। ठीक है। अब हम इन तीनों के अंदर कोड लिखेंगे। सो जो कंस्ट्रक्टर है उसमें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पहले की तरह फीचर्स और लेबल्स भेजोगे, बट इस बार आप एक चीज़ और भेजोगे साथ ही साथ। आपने जो ट्रांसफॉर्म्स ऊपर क्रिएट किए हैं आप इनको भी भेजोगे। तो यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्म्स भी मिल रहे हैं। ठीक है। और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप तीन वेरिएबल्स बना रहे हो। पहला है फीचर्स, जिसमें आप जो भी फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो डाल दे रहे हो। दूसरा है लेबल्स, और इसमें आपको जो भी लेबल्स मिल रहे हैं वो आप डाल दे रहे हो। और तीसरा आप ट्रांसफॉर्म्स बोल के एक वेरिएबल बना रहे हो। इसमें जो भी ट्रांसफॉर्म वहाँ से आ रहा है आप उसको यहाँ पे स्टोर कर दे रहे हो। सिर्फ ट्रांसफॉर्म लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। लेंथ वाला फंक्शन तो सिंपल है, यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न कर देंगे लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट फीचर्स। यहाँ पे हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। मेन जो डिफरेंस है वो आएगा गेट आइटम के अंदर। गेट आइटम में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका जो इमेज है उसको रीसाइज करना है। रीसाइज टू 28,28। ये काम आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद एक बार जब आप रीसाइज कर लो, बाय द वे ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। आपने रीसाइज कर दिया। स्टेप टू है कि आपको उसको एन पी डॉट यू इंट 8 में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या कर रहे हो, आप चेंज डेटा टाइप कर रहे हो। चेंज डेटा टाइप टू एन पी डॉट यू इंटीजर 8। ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आगे चल के अब हम अपने इस डेटा को पी आई एल इमेज में कन्वर्ट करेंगे। तो थर्ड स्टेप वही है, कन्वर्ट एरे टू पी आई एल इमेज। ये फोर्थ स्टेप है, थर्ड स्टेप है। और फाइनली फोर्थ स्टेप में आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे।
ठीक है, ये 4 स्टेप्स में आप काम करोगे और फाइनली आप रिटर्न कर दोगे जो भी आपसे इंडेक्स मांगा गया। ठीक है, तो गेट आइटम को सबसे पहले अपना काम करने के लिए एक इंडेक्स की ज़रूरत होती है। आप बताते हो कि कौन से पोजीशन का आइटम आपको चाहिए। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले रिसाइज करोगे। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इमेज। इमेज विल बी इक्वल टू सेल्फ डॉट फीचर्स। फीचर्स के अंदर जो भी इंडेक्स वाला आइटम है उसको हम रीशेप कर रहे हैं टू 28,28। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, ये वाला ऑपरेशन हमने कर दिया। दिस वन इज डन। अब है अगला ऑपरेशन। हम इस इमेज का जो डेटा टाइप है उसको चेंज कर रहे हैं। एज टाइप एन पी डॉट यू इंटीजर 8, इसमें कन्वर्ट करके वापस इसी वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑपरेशन। ठीक है, अब थर्ड ऑपरेशन है कि हमें, अच्छा मैंने एक स्टेप मिस कर दिया। हमारा थर्ड स्टेप था चेंज ब्लैक एंड वाइट टू कलर। ये भी हमें करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास इमेज है इसको हमें सिंगल चैनल से 3 चैनल में कन्वर्ट करना है, और ये काम करना बहुत आसान है। आपको सिंपली नमपाई का स्टैक ऑपरेशन यूज़ करना है। आप क्या करोगे, आप ये कोड लिखोगे। आप लिखोगे एन पी डॉट स्टैक, और यहाँ पे आप अपने इमेज को भेजोगे और उसको 3 टाइम्स कॉपी कर दोगे। सो बेसिकली जो आपका सिंगल चैनल में इंफॉर्मेशन था उसको आप 3 चैनल्स में कॉपी कर रहे हो। ठीक है, एंड दैट्स इट। इसको आप वापस इमेज वेरिएबल में स्टोर कर दोगे। अब अगर आपको ये ऑपरेशन समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। सो हम एक एरे ले लेते हैं, और इस एरे में फ़िलहाल हम एक 2D एरे ले रहे हैं। 1,2, 3,4। दिस इज़ द एरे। जैसे हमारे पास 28 बाई 28 का है, ये 2 बाई 2 का है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर स्टैक ऑपरेशन चलाएंगे। एन पी डॉट स्टैक एरे टाइम्स 3, एंड यू कैन सी 3 चैनल्स में कॉपी हो गया। अगर आप इसका शेप निकाल के देखो तो शेप आ रहा है 3,2,2। 3 चैनल्स, 2 इज़ हाइट, 2 इज़ विड्थ। ठीक है, बस एक प्रॉब्लम है कि आगे चल के हमें इस इमेज को पी आई एल इमेज में कन्वर्ट करना है, बट पी आई एल का एक्सपेक्टेशन ये है कि उसको इस फॉर्मेट में डेटा मिलेगा, हाइट कॉमा विड्थ कॉमा चैनल। अनफॉर्चुनेटली इस ऑपरेशन के बाद हमारे पास जो डेटा है उसका फॉर्मेट ये है, पहले चैनल आ रहा है, फिर हाइट आ रहा है, फिर विड्थ आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा कोड ऐड कर देना है। एक्सिस इक्वल टू -1, ये क्या करेगा, आपके चैनल वाले वैल्यू को लास्ट डायमेंशन में ले जाएगा। दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिंपली ये कोड लिख दूँ, एक्सिस इक्वल टू -1, डायमेंशन फ्लिप होकर के ये हो जाएगा 2,2,3। तो ये एक कोड हमें ऐड करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेवरदलेस इस स्टेप में हमने ये वाला स्टेप अचीव कर लिया। ये तो हो ही चुका था। अब 1D से 3D में भी आ चुका है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस एरे को पी आई एल इमेज में कन्वर्ट करना है, विच इज़ अगेन अ वेरी सिंपल टास्क। ऊपर हमने पी आई एल से इमेज को इंपोर्ट कर रखा है। इस इमेज के अंदर एक फंक्शन होता है फ्रॉम एरे। आप उसमें ये आपका इमेज को पास कर दोगे और आपका इमेज एक पी आई एल इमेज बन जाएगा, और उसको वापस आपने इमेज में ही स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास आपका जो इमेज है वो एक पी आई एल इमेज के फॉर्मेट में है, विच मीन्स कि आप अब उसके ऊपर ये चारों ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप सिर्फ एक पी आई एल इमेज के ऊपर ही लगा सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है आपका काम। आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको मिल रहे हैं इस क्लास में, आप उसको कॉल करोगे सेल्फ डॉट ट्रांसफॉर्म, और अपने इमेज को पी आई एल इमेज को उसके अंदर भेज दोगे। ये चारों के चारों ट्रांसफॉर्मेशंस एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। कौन से चारों, ये वाला रिसाइज, सेंटर क्रॉप, टेंसर में कन्वर्ट करना, नॉर्मलाइज करना, और जो इमेज हमें पलट के फाइनली मिलेगा वो हमें चाहिए था। ठीक है, ये हमारा एकदम करेक्ट डेटा फॉर्मेट है।
अब बस लास्ट काम क्या है, हमें रिटर्न करना है हमारा इमेज और उसका कॉरस्पॉन्डिंग लेबल। तो लेबल रिटर्न करने के लिए आपको सिंपली लिखना है लेबल का इंडेक्स। बस आपको एक काम करना है, इसको टेंसर में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखोगे टॉर्च डॉट टेंसर, लेबल को आपको टेंसर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये इमेज तो ऑलरेडी टेंसर में कन्वर्टेड है ही। और यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो लेबल है उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, टॉर्च डॉट लॉन्ग। ये हमने पहले के वीडियोस में देख रखा है, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस, आपने अपना कस्टम डेटा सेट क्लास बना लिया। अब एक काम करते हैं, ये कोड हटा देते हैं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था। अब हमें क्या करना है, अपने डेटा सेट ऑब्जेक्ट बनाने हैं और अपना डेटा लोडर ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोड लिखा हुआ है ट्रेन डेटा सेट बनाने का। अब ट्रेन डेटा सेट बनाने के लिए आपको कस्टम डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाना है। और आपको पता है कस्टम डेटा सेट को तीन चीज़ें चाहिए, आपके फीचर्स, आपके लेबल्स और आपका ट्रांसफॉर्म। तो वही तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी हैं। आप अपना एक्स ट्रेन भेज रहे हो, ये आपके फीचर्स हैं। आप अपना वाई ट्रेन भेज रहे हो, ये आपके लेबल्स हैं। और ट्रांसफॉर्म में आप भेज रहे हो अपना कस्टम ट्रांसफॉर्म, जो आपने यहाँ पे बनाया था ऊपर, ये इसी में आपने चारों ट्रांसफॉर्म्स का डेफिनेशन लिख रखा था। और यही सेम काम आप करोगे अपने टेस्ट डेटा सेट के ऊपर, ठीक है। एक बार जैसे ही आपका ट्रेन डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट बन गया, अब आप क्या करोगे, अपने डेटा लोडर ऑब्जेक्ट्स बना दोगे यूजिंग दोज डेटा सेट ऑब्जेक्ट्स। और ये मैंने रन कर लिया। एंड गेस व्हाट, हमारा डेटा सेट प्रिपरेशन रिलेटेड हमने सारा काम कर लिया। हम अपने डेटा सेट को ला रहे हैं टेबुलर फॉर्मेट में, उसके ऊपर 7 ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं, उसको 28 by 28 में रीशेप कर रहे हैं, उसको एन पी डॉट यू इंटीजर में डेटा टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं, 1D से 3D में ला रहे हैं, PIL इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, रीसाइज कर रहे हैं, सेंटर क्रॉप कर रहे हैं, पाईटॉर्च टेंसर में कन्वर्ट कर रहे हैं और नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ये सब कुछ हो चुका है, अब मेरे पास एकदम सही फॉर्मेट में डेटा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना मॉडल ट्रेन करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें मॉडल को लाना पड़ेगा। अब देखो गाइज, यहाँ पे आपको अपना खुद का मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप एक प्री ट्रेन मॉडल यूज़ करने वाले हो। तो मैं ये सारा का सारा कोड हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले यू विल फेच द प्री ट्रेन्ड मॉडल। कहाँ से, टॉर्च विजन लाइब्रेरी से। तो हमें सबसे पहले एक इंपोर्ट लेना पड़ेगा, इंपोर्ट टॉर्च विजन डॉट मॉडल्स एज मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडल्स के अंदर से VGG16 को फेच करके लाना है। और यहाँ पे आपको प्री ट्रेन्ड इक्वल टू ट्रू बता देना है। और इस मॉडल को हम बुला लेंगे VGG16, ठीक है। प्री ट्रेन ट्रू का मतलब है कि हमें जो प्री ट्रेनिंग के टाइम पे जो वेट्स मिले थे वही हमें चाहिए। सो लेट्स रन दिस। तो ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम ये मॉडल डाउनलोड होगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा मॉडल है, अराउंड 528 MBs का है। ये पाईटॉच के सर्वर से डाउनलोड होके अभी हमारे करेंट सेटअप में आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मॉडल दिखता कैसा है। सो अगर आप VGG16 लिखोगे या प्रिंट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये हमारा VGG16 मॉडल है, ठीक है। यू कैन सी काफ़ी बड़ा है। और ये आर्किटेक्चर मैंने आपको दिखाया भी था, ये एग्जैक्ट आर्किटेक्चर जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक है फीचर्स जहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन का काम हो रहा है, और सेकंड है क्लासीफायर। आप दोनों चीज़ों को अलग से देख सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फीचर्स, तो सारे के सारे फीचर्स वाले जो लेयर्स हैं वो आ जाएंगे, ये रहा। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्लासीफायर, तो क्लासीफायर वाले सारे लेयर्स एज इन फुली कनेक्टेड लेयर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फीचर वाला जो वेट्स हैं उनको फ्रीज कर देंगे, ठीक है। कैसे, देखो बहुत सिंपल है, आप लिखोगे ये कोड, फॉर पैरम इन, एज इन पैरामीटर इन VGG16 डॉट फीचर्स डॉट पैरामीटर्स। बेसिकली हम फीचर्स वाले सेक्शन के सारे पैरामीटर्स को फेच कर रहे हैं एक एक करके। और लूप में
हम हर पैरामीटर में जो रिक्वायर ग्रैड एट्रीब्यूट है उसको फॉल्स सेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम बोल रहे हैं कि फीचर एक्सट्रैक्शन वाली लेयर में जितने भी पैरामीटर्स हैं उनमें ग्रेडियंट कैलकुलेशन और अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग फ्रीज हो गई। ठीक है, ये हमने लेकिन क्लासीफायर वाले पार्ट में नहीं किया है, ये हमने सिर्फ फीचर एक्सट्रैक्शन वाले पार्ट में किया है। अब हम क्या करेंगे कि जो क्लासीफायर वाला पार्ट है उसको रिप्लेस कर देंगे हमारे खुद के क्लासीफायर से। जो इस पॉइंट पे जो आपका क्लासीफायर है वो ऐसा दिखाई देता है, उसको इनपुट में मिल रहा है इतने कनेक्शंस, और फर्स्ट जो आपका फुली कनेक्टेड लेयर है उसमें 4096 न्यूरॉन्स हैं, फिर उसके बाद एक और 4096 न्यूरॉन्स है, और फिर आपके आउटपुट लेयर में 1000 क्लासेस हैं। हम इसको रिप्लेस कर देंगे हमारे आर्किटेक्चर से। ठीक है, यहाँ पे देखो 4096, 4096 और फिर 1000, इसको हम अपने आर्किटेक्चर से रिप्लेस करेंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ VGG16 डॉट क्लासीफायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं अपना खुद का क्लासीफायर डिफाइन करूँगा, NN डॉट सीक्वेंशियल, और यहाँ पे अब हम एक एक करके हमारे लेयर्स ऐड करेंगे। सो मैं सबसे पहले एक हिडन लेयर ऐड कर रहा हूँ जिसमें इनपुट में 25088 कनेक्शंस होंगे, और यहाँ पे पूरा आउट फीचर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली एक छोटा हिडन लेयर यूज़ करना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ 1024 न्यूरॉन्स हो। उसके बाद मैं एक और हिडन लेयर यूज़ करना चाहता हूँ जिसके अंदर 1024 कनेक्शंस आए और इसमें 512 न्यूरॉन्स हो। और फाइनली मैं एक आउटपुट लेयर यूज़ करना चाहता हूँ जिसमें 512 कनेक्शंस आएंगे और उसमें 10 क्लासेस को क्लासिफाई करने का कैपेबिलिटी होगा। ऑल्सो हमें यहाँ पर रैल्यू अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें रैल्यू अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम चाहें तो ड्रॉप आउट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें आई कैन यूज़ NN डॉट ड्रॉप आउट 0.5, और यहाँ पे भी आई कैन यूज़ ड्रॉप आउट। ठीक है, और इसको रन करते हैं। हो गया। अब देखो मज़े की चीज़, अगर मैं अपना VGG16 मॉडल को फिर से चलाऊं तो आप नोटिस करोगे फीचर वाला पार्ट तो जैसा है वैसा है, बट यहाँ वाला हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पे फीचर्स 1024 हैं, 512 हैं, और 10 क्लासेस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन करेगा। ठीक है, और मज़े की बात क्या है, ये जो फीचर्स वाला पार्ट है ये फ्रीज हो चुका है, यहाँ पे कोई लर्निंग नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे जो ग्रेड्स हैं हमने उसको फॉल्स कर दिया, और यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, यहाँ पे लर्निंग होगी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक काम और करना है बस, हमारे इस मॉडल को GPU पे मूव करना है। सो वी वुड राइट VGG16 डॉट टू डिवाइस, ऊपर हमने डिवाइस कूड़ा सेट कर रखा है, और इसी को हम वापस VGG16 में डाल देते हैं। ठीक है, लर्निंग रेट अभी 0.01 है, इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे। जनरली बोला जाता है कि जब आप ट्रांसफ़र लर्निंग कर रहे होते हो तो आपको लर्निंग रेट थोड़ा स्लो रखना चाहिए। ईपॉक्स हम 100 नहीं करेंगे, 100 चलाने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा मॉडल है, तो इसमें फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ईपॉक्स हम फिलहाल 10 रख रहे हैं। उसके बाद अ, ये दोनों स्टेप्स का अब कोई मीनिंग नहीं है, इनको हम हटा देंगे। लॉस हमारा अभी भी सेम रहेगा। ऑप्टिमाइज़र अब हम SGD के बदले एडम यूज़ करेंगे, बिकॉज जनरली एडम बेटर परफॉर्म करता है। ठीक है, और लर्निंग रेट ठीक है, वेट डीके फ़िलहाल देने की ज़रूरत नहीं है, वेट डीके के बिना ट्रेन करके देखते हैं। और यहाँ पे अब देखो हमारा जो एडम है ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर अपडेट नहीं करेगा, ये सिर्फ अपडेट करेगा क्लासीफायर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आप लिखोगे VGG16 डॉट क्लासीफायर डॉट
पैरामीटर्स। सो बेसिकली हमने एक्सप्लिसिटली अपने ऑप्टिमाइज़र को बोला है कि तुमको सारे पैरामीटर्स को अपडेट नहीं करना है, तुमको सिर्फ और सिर्फ जो क्लासीफायर वाले पैरामीटर्स हैं उनको अपडेट करना है, ठीक है। और इसको हम लोग चला देंगे। चल गया। और अब ये रहा हमारा ट्रेनिंग लूप। अब इस ट्रेनिंग लूप में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस जहाँ पे आपका मॉडल है, मॉडल का नाम आपने इस बार VGG16 रखा है, तो आप VGG16 को चलाओगे, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब हम इस कोड को रन करते हैं और हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ एरर है। सो देर इज दिस एरर, कस्टम डेटा सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट लेबल। और एरर ये है कि हमने जब कस्टम डेटा सेट क्लास बनाई है, वहाँ पे यहाँ पे तो हमने एट्रीब्यूट का नाम लेबल्स रखा है, बट यहाँ पर हम सेल्फ डॉट लेबल रिटर्न कर रहे हैं। सो एक बार यहाँ पे लेबल्स कर देते हैं और सारा कोड एक बार फिर से रन कर लेते हैं। और अब हम हमारा ट्रेनिंग लूप ट्रिगर करेंगे एंड होपफुली ये काम करने लगेगा। एंड यू कैन सी गाइस, हमारा ट्रेनिंग लूप स्टार्ट हो गया, विच मीन्स अब कोई एरर नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगने वाला है, सो दैट इज़ वाई मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा। सो गाइज, मेरी तो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। ईपॉक 6 के बाद मेरा कोड रुक गया। उसका रीज़न ये था कि मैंने जो गूगल कोलैब के कंप्यूट क्रेडिट्स होते हैं वो एग्जॉस्ट कर दिए। और अब मुझे या तो एक दो दिन वेट करना पड़ेगा या फिर इनका पेड प्लान लेना पड़ेगा। एंड दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम विद गूगल कोलैब। एंड दैट इज़ वाई इस पॉइंट पे मैं आपको रिजल्ट्स नहीं दिखा पाऊँगा, बट मैंने सिंस पास्ट में कर रखा है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मॉडल 10 ई बॉक्स के आसपास आपको अराउंड 94% का एक्यूरेसी दे रहा है। सो आई वुड रिकमेंड एक बार आप इस कोड को अपने मशीन पे चलाओ। गोइंग फॉरवर्ड इवैल्यूएशन का जो कोड है वो बिल्कुल सेम है। कुछ भी इसमें हमें चेंज नहीं करना, यहाँ पे बस मॉडल के बदले VGG16 आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। दैट्स इट। इसको आप रन करोगे, आपको आपका एक्यूरेसी मिल जाएगा टेस्ट डेटा के ऊपर। सो कॉन्सेप्चुअली जो भी मुझे पढ़ाना था आपको वो मैंने पढ़ा दिया। और मैं 2 दिन अब वेट नहीं करना चाहता वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। सो दैट इज़ वाई इसी स्टेट में मैं एडिट करके इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस कोड को लो, अपने गूगल अकाउंट से चलाओ। आई एम प्रिटी श्योर आप अच्छा एक्यूरेसी गेन कर पाओगे। अलॉन्ग विद दिस आई वुड रिकमेंड कि आप टॉर्च विजन में जो और मॉडल्स हैं उनको भी ट्राई आउट करो। हमने तो सिर्फ VGG16 ट्राई किया, बट इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए। यू हैव इंसेप्शन, यू हैव मोबाइल नेट, यू हैव रेजनेट। रेजनेट आप ट्राई कर सकते हो, रेजनेट से भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करो। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है ट्रांसफ़र लर्निंग का, जो आपने VGG16 पे लगाया है रफली वैसा ही आपको करना है। और आई होप आप 95 का एक्यूरेसी ब्रीच कर पाओ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।